सच्ची कहानी कहानी मेरे शादी की। मेरा नाम अभी है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। एक कार एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा की मृत्यु हो गई थी। अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी उम्र अब शादी की हो गई है। मेरे माँ पापा के ना होने के कारण मेरी शादी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं घर में अकेला बहुत बोर होता हूँ। मुझे भी कोई चाहिए था अपने पार्टनर के रूप में, जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें किया करता। एक दिन फेसबुक पर मुझे एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। यह बात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने उससे मिलने का फैसला किया और वह भी तैयार हो गई मुझसे मिलने के लिए। जब मैं उससे मिलने गया और जब वह मेरे आँखों के सामने आई तो मैं बस देखता ही रह गया उसे, क्योंकि वह देखने में बहुत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था बस उसे देखता ही रहूं। मैंने उसे वहीं पर प्रपोज कर दिया और उससे शादी के लिए पूछा। वह शादी के लिए तैयार हुई, क्योंकि वह भी मुझसे प्यार करती थी। मैंने 75% उससे उसके घर वाले के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसके घर में उसके एक बड़े भाई हैं। मुझे उससे ही शादी के लिए बात करनी होगी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जाना। फिर मैंने कहा ठीक है, अपने घर का एड्रेस मुझे दे दो, मैं जल्द ही तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। उसने अपने घर का एड्रेस मुझे दिया। कुछ समय साथ बिताने के बाद हम अपने अपने घर आ गए। मैं उसकी खूबसूरती में इतना खो गया कि आप लोगों को उसका नाम बताना ही भूल गया। दरअसल उसका नाम कविता है। कितना प्यारा नाम है ना, बिल्कुल उसकी तरह। मैं बिना देरी किए उसके घर शादी की बात करने के लिए पहुंच गया। उसके भैया ने मुझसे बहुत पूछताछ की। मैं क्या करता हूँ, कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, मेरे आगे पीछे कौन है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और यह भी बता दिया कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यह सुनकर वह शादी से पीछे हट रहे थे। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं आपको वादा करता हूँ कि कभी भी आपको मेरे साथ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुझसे जितना बन पाएगा मैं वह सारी खुशियाँ उसे दूंगा। पर फिर भी वह शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर कविता सामने आई और उसने अपने भैया को मनाया। कविता अपने भैया को बोली, भैया मैं जानती हूँ बचपन से आपने ही मुझे पाला पोसा है। आपको मेरी बहुत फिक्र है और मैं यह भी जानती हूँ कि इस दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई भी मुझे प्यार नहीं कर सकता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ और उसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अभी मुझे बहुत खुश रखेगा। कविता की काफ़ी मनाने पर कविता के भैया शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वह एक शर्त रखते हैं कि शादी के बाद वह मेरे घर काव्या के साथ ही कुछ दिन रहेंगे और देखेंगे कि कविता इस घर में खुश है या नहीं। मैंने उनकी यह शर्त मान ली। हमने बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में जाकर शादी कर ली। कविता और उसके भैया को लेकर मैं अपने घर आया। मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश कराए। यह रस्म भी मैंने ही किया। मुझे पता नहीं था कि यह रस्म कैसे करते हैं, पर आजकल के ज़माने में फ़ोन में सब कुछ पता चल जाता है। जैसे जैसे फ़ोन में बताया मैंने वैसे वैसे कविता का गृह प्रवेश कराया। उसके भैया यह सब देखकर बहुत खुश हुए। फिर मैंने अपने हाथों चाय बनाकर लाया। कविता और उसके भैया को चाय बहुत पसंद आया। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। रात का खाना मैंने बाहर से ही मंगवाया था। रात का खाना खाकर मैं कविता के भैया को उनके रूम में छोड़ने के लिए चला गया और कविता को डाइनिंग टेबल पर ही मेरा इंतज़ार करें ऐसा बोलकर मैं भैया को उनके रूम में छोड़कर आया। कविता डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सो गई थी। शायद वह भी बहुत थक गई थी। मैंने उसे गोद में उठाया और अपने रूम में ले जाकर सुला दिया। मैं उससे बात करना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था,
पर वह सो गई थी, इसलिए मैंने उसे परेशान नहीं किया और उसे सोने दिया। कुछ समय के बाद मुझे भी नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कविता मेरे पास नहीं थी। मैं घबरा गया और अपने कमरे से बाहर निकला कविता को पुकारते हुए। कविता किचन में खाना बना रही थी। मैं उसके पास गया। लाल साड़ी में तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया। कविता ने धीरे से कहा, यह हमारा बेडरूम नहीं, हमारा किचन है। छोड़िए मुझे, भैया आ जाएंगे। इतने में ही भैया भी कविता को आवाज़ लगाने लगे। कविता दौड़ी दौड़ी भैया के पास गई और मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आया। आज डाइनिंग टेबल पर कविता के हाथों के बने पकवानों का थाल सजा था। मैंने कहा, आज जिंदगी में पहली बार इतने सारे घर के बने पकवान देख रहा हूँ। कविता ने हंसते हुए कहा, मैं आ गई हूँ ना, अब रोज ही देखने को मिलेगा। चलो अब खा कर बताओ कैसा बनाया है मैंने। जब मैंने उसके हाथ के बने खाना खाया तो मैं उसके खाने का भी दीवाना हो गया, क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं खाया था। मैंने उसके खाने की बहुत तारीफ की और वह खुश हो गई। मैंने कहा, तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा उधार रहा मेरे ऊपर। मैं वह जल्द ही तुम्हें लाकर दूंगा। अगर तुम पहले बताई होती तो आज तुम मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाओगी तो मैं वह तोहफा पहले ही अपने पास लाकर रखता और आज ही तुम्हें देता। कविता ने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से दे देना। फिर मैं अपने काम पर चला गया। मैं एक छोटे से होटल में मैनेजर के पोस्ट पर था। शाम को जब मैं घर आया तो देखा पड़ोस की आंटियां आई हुई थी कविता से मिलने के लिए। पर कविता सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। सभी आंटियां कविता की बहुत तारीफ कर रही थी और उसके चाय नाश्ते का भी। एक आंटी मुझे छेड़ते हुए बोली, लोगों को सालों लग जाता है ऐसी बहू ढूंढने में, और तू इसे कहाँ से उठा लाया, जरा हमें भी बता दे। मैं हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। आंटियां काफ़ी देर तक बैठी रहीं। इसके बाद वह भी चली गईं। कविता भी उठी और सीधे किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी। मैं भी उसके पास गया, सोचा उसकी मदद करा दूं। अकेले कितना काम करेगी, पर उसने मुझे किचन से भगा दिया और कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किचन संभाल लूँगी। मैंने कहा, तब तक मैं क्या करूं, अकेले बोर हो रहा हूं। तो उसने कहा, टीवी देख लीजिए या फिर भैया के पास जाकर उनसे थोड़ा बात कर लीजिए, उनका भी टाइम पास हो जाएगा और आपका भी। मैंने कहा, ठीक है, और मैं उसके भैया के पास जाकर उनसे बात करने लगा और इधर कविता खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखकर हमें खाने के लिए आवाज़ दी। वह खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए। कविता ने रात के खाने में हल्का सा खाना बनाया था। बोली, रात को हल्का खाना खाकर सोते हैं, इससे हमारी पाचन शक्ति सही रहती है। मैंने कविता को छेड़ते हुए कहा, कहीं मैंने डॉक्टराइन दीदी तो नहीं ला दी अपने घर में। और हम सब हंसने लगे। खाना खाने के बाद भैया अपने रूम में जाकर सो गए। मैंने कविता से कहा, चलो अब हम भी जाकर सोते हैं। कविता ने कहा, आप चलिए, मैं थोड़ा किचन का काम निपटा कर आती हूँ। मैंने कहा, अब कल काम कर लेना, अभी चलो सोने। उसने कहा, नहीं, अगर आज थोड़ा काम निपटा दूँगी तो कल मुझे ही आराम मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने रूम में आया और कविता का इंतज़ार करते करते पता नहीं मैं कब सो गया। सुबह उठा तो देखा कविता किचन के काम करने में लगी हुई है। हमारा दिन ऐसे ही गुजर रहा था। एक बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। हमारी शादी को लगभग 2 हफ्ते होने वाला था, पर आज तक हम दोनों में अकेले एक दूसरे के साथ कभी भी समय नहीं बिताया। हमेशा कभी कोई न कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर ही रहती। एक दिन जब मैं शाम को घर आया तो घर के अंदर से कविता और उसके भैया की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। कविता के भैया बोल रहे थे कि तुम पागल हो गई हो, यह सब क्या कर रही हो? हमारे पास इतना समय नहीं है। तुम भूल रही हो कि हमारा क्या काम है। अपना काम करो और जल्दी यहाँ से भागो। अगर कहीं अभी को हम पर शक हो गया तो वह हमें पुलिस को सौंप देगा।
पर कविता बोल रही थी कि नहीं, मैं अभी को धोखा नहीं दे सकती। मैं उसे सच में प्यार करने लगी हूँ। पर बार बार उसके भैया उसे डांट रहे थे। वह बोल रहे थे अगर हमारा सच अभी के सामने आ गया तो वह हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। मैं बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि उसके भैया किस सच की बात कर रहे हैं, क्या है उनका सच। मैं समझ गया था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे अब हिम्मत से काम लेना होगा, हर काम सोच समझकर करना होगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा कविता ने खोला। मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। जैसे रोज रहता हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही था, ताकि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। किसी को भी मेरे पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। मैंने सोच लिया था कि आज मुझे क्या करना है। हम सब रात का खाना साथ में खाएं। उसके बाद भैया सोने के लिए चले गए। कविता बोली आप चलिए, मैं किचन का थोड़ा काम निपटा कर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने कमरे में चला गया और सोने की एक्टिंग करने लगा। कुछ देर बाद कविता कमरे में आई और देखी कि मैं सो गया हूँ तो वह भी मेरे बगल में आकर सो गई। वह मुझे बहुत प्यार से देख रही थी। तब तक मैंने कविता को बहुत जोर से पकड़ लिया और कहा रोज बच जाती हो, आज कहाँ भाग कर जाओगी। वह घबरा गई और बोली आप सोए नहीं अभी तक। मैंने कहा नहीं। क्यों, मुझे सो जाना चाहिए था। उसने हिचकिचाते हुए कहा नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। तब तक उसके भैया कविता को आवाज़ लगाने लगे। कविता और मैं भागकर उनके पास गए। वह अपने कमरे के बाथरूम में गिर गए थे और उन्हें काफ़ी चोट भी आ गई थी। शायद उनके पैर फ्रैक्चर हो गया था। रात बहुत हो गई थी इसलिए हम डॉक्टर को भी नहीं बुला सके। कविता गर्म तेल से उनके पैर की मालिश की। भैया मुझे बोले कि तुम जाओ सोने के लिए। कविता मेरा मालिश करेगी तो मुझे आराम मिलेगा और मैं सो जाऊंगा, फिर कविता सो जाएगी। मैंने कहा ठीक है और मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे जहाँ तक लग रहा था कि शायद भैया नाटक कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह नहीं चाहते कि कविता मेरे पास आए। मैंने छुपकर उन लोगों की बात सुननी चाहिए। कविता के भैया कविता को डांट रहे थे। कविता से पूछ रहे थे कि क्यों आज तुमने नींद की दवा उसके खाने में मिलाकर क्यों नहीं दिया। यह बात सुनकर मैं चौंक गया था। अब मुझे पता चला क्यों मैं रोज़ सो जाता हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे नींद की दवा खिलाई जाती थी। कविता ने कहा दवाई आज ख़त्म हो गई थी, मुझे याद नहीं आया कि मैं दिन में आपको बताऊँ। भैया गुस्से से बोले यह भी कोई भूलने की बात है। मैं देख रहा हूँ कि तुम अब अपने मिशन से हट रही हो। कविता ने कहा भैया मैं अभी से प्यार करने लगी हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या हम इसके लिए अपना मिशन नहीं छोड़ सकते। अब बंद करते हैं अपना यह सब काम और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। भैया ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, प्यार वार कुछ नहीं होता है, यह सब एक बकवास है और कुछ नहीं। कुछ देर बाद कविता मेरे कमरे में आई और ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं सो गया हूँ पर मैं जागा हुआ था। पूरी रात मेरे दिमाग में बस आज की सारी बातें घूम रही थी। कल के लिए मैंने एक प्लान बनाया। सुबह उठते ही मैंने कविता को कहा कविता आज हमारी कंपनी में एक छोटी सी पार्टी है। इस पार्टी में सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ आएंगे, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ। पहले तो उसने मना कर दिया पर मैंने काफ़ी जिद करने के बाद वह तैयार हो गई। मैं उसे अपने कंपनी के बजाय उसे एक पार्क में ले गया। वह घबरा गई और पूछा आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। आपने तो कहा था कि आप मुझे कंपनी लेकर जाएंगे। मैंने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मैं जो पूछूंगा तुम उसका सही जवाब देना। यहाँ तुम्हारे भैया नहीं हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगी। उसने हिचकिचाते हुए कहा पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। मैं कहा मेरे घर में आने का क्या मकसद है तुम्हारा। वह बिल्कुल चुप खड़ी। मैंने कहा चुप मत रहो, बस मुझे जवाब चाहिए और वह भी सही सही। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे धोखा मत दो। पहले तो वह चुप रही पर मेरे काफ़ी बोलने के बाद उसने जो बताया वह सुनकर मैं हिल गया। उसने कहा कि हम दोनों भाई बहन हैं और बचपन से ही लोग चोरी करते आए हैं, पर धीरे धीरे जब वो लोग बड़े हुए तो उन लोगों ने एक नया धंधा खोला।
जिसमें काव्या भोले भाले लड़कों को फंसाती, उनके घर दुल्हन बनकर जाती और उसके घर का सारा कीमती सामान लेकर भाग भाग जाते थे। आपके घर भी हम दोनों भाई बहन इसी इरादे से आए थे। फिर मैंने कहा तो फिर अभी तक भागे क्यों नहीं? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? कविता ने कहा, अभी मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। बस यही रीज़न है कि मैं नहीं जा पाई। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पर मेरे भैया इसके लिए तैयार नहीं हैं। फिर मैंने कहा, तो अब तुम लोग क्या चाहते हो? कविता ने कहा, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, इसके सिवा मेरा और कोई इरादा नहीं है। मैंने कहा, और फिर तुम्हारे भैया का क्या? उसने कहा, मैं उन्हें भी जल्द ही मना लूँगी। मैं और कविता घर पर आए और कविता के भैया के पास गया और बोला, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा, कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, आखिर आप यह सब बंद क्यों नहीं कर देते? क्या रखा है ऐसी ज़िंदगी में? उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, ज़्यादा बनो मत, मुझे सब कुछ पता है। कविता ने मुझे सारा सच बता दिया है। कविता मुझसे बहुत प्यार करती है और वह मेरे साथ रहना चाहती है। क्या आपको खुशी नहीं है कि आपकी बहन एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती है? आप लोग यह जो काम कर रहे हैं, यह काम बहुत गलत है। सोचिए, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आप लोग कहीं का नहीं रहेंगे। आप अपनी बहन के बारे में तो सोचिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर कविता आगे आकर बोली, भैया, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रही हूँ। मुझे यह अच्छी ज़िंदगी दे दो। हम लोग एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। प्लीज़ भैया, समझो बात को। चोरी चकारी में कुछ नहीं रखा है। हर दिन हम लोग डर डर के जीते हैं, पर यह ज़िंदगी बहुत अच्छी है जहां हम लोग खुलकर जिएंगे। काफ़ी बोलने पर उसके भैया तैयार हो जाते हैं और फिर हम लोग एक परिवार की तरह बहुत प्यार से रहते हैं। सच में दोस्तों, प्यार में बहुत ताकत होती है। तो यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।